नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे हैं तकली शिवशंकर पिल्लई द्वारा रचित एक उपन्यास जिसका मलयालम में शीर्षक है चेम्मीन। उसका हिंदी अनुवाद भारती विद्यार्थी ने किया है, साहित्य अकादमी से प्रकाशित है। 9 अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से इस उपन्यास का 10वां अध्याय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। मछुआरे उपन्यास का 10वां अध्याय। चक्की की इच्छा थी कि शादी जरा धूमधाम से की जाए। पड़ोसियों को भी एक अच्छे समारोह की आशा थी। चेम्पन के पास पैसा था, करतमा उसकी प्रथम पुत्री थी। ऐसी स्थिति में शादी धूमधाम से होगी ऐसी आशा करना स्वाभाविक ही था, लेकिन चेम्पन इतना खर्च करने के लिए तैयार नहीं था। करतमा के लिए कुछ गहने बनवा देने में थोड़ा पैसा खर्च हो ही गया। बहुत हाथ रोकने पर भी कुछ खर्च किए बिना काम तो चलता नहीं। खर्च की बात को लेकर पति पत्नी में तर्क वितर्क हुआ। झगड़ा निपटाने का काम करतमा को करना पड़ा। उसको बड़ा दुख हुआ कि उसी की बात को लेकर माँ बाप झगड़ते रहते हैं। किसी तरह शादी हो जाती तो चैन मिलता। उसे लगने लगा कि उसके कारण उससे संबंधित सब लोगों को दुख ही दुख होता है। आगे भी किस किस को परेशान होना पड़ेगा कौन जाने। शादी का काम विधिवत संपन्न होने से पहले घटवार को निमंत्रण देना था। चेम्पन रुपया और पान सुपारी तंबाकू आदि लेकर घटवार के यहाँ गया। घटवार बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने शादी के दिन आने का आश्वासन दिया। आखिर शादी का दिन आ गया। चेम्पन के अंदाज से ज्यादा की ही तैयारी हो गई। घटवार पहले ही पहुंच गया। त्रिकनपुरा से 10-15 लोग आए। उनके साथ कोई स्त्री नहीं थी। पलनी को अपनी तो कोई थी नहीं लाने के लिए, यह बात सबको मालूम ही थी। फिर भी वर पक्ष की तरफ से कोई स्त्री नहीं आई है, यह शिकायत की बात हो गई। चक्की को भी यह बात खली। नल्लम्मा के मुंह से निकला, ये लोग कम से कम पड़ोस की ही किसी स्त्री को बुला लाते। काली ने उसका समर्थन किया। हाँ जी, भला इन मर्दों के साथ लड़की को कैसे भेजेंगे? लक्ष्मी ने पूछा। और उपाय ही क्या है? नल्लम्मा ने कहा, यह कैसा रिवाज है? लड़की को लिवा ले जाने के लिए वर के साथ औरतों का आना जरूरी समझा जाता है। औरतों के बीच हुई इस बातचीत की खबर चक्की को लगी। चक्की को खुद भी यह बात खटक रही थी। रुपए पैसे की बात तय करने का समय आया। रकम निश्चित करने का अधिकार घटवार का होता है। वह निश्चय हो जाने के बाद ही शादी होती है। घटवार ने पलनी और उसके साथियों को बुलाया। सब आकर सामने आदर भाव से खड़े हो गए। घटवार ने कहा, 75 रुपये भर दो। यह सुनकर वर पक्ष वाले स्तंभित रह गए। इतनी बड़ी रकम की मांग की उन्हें आशा नहीं थी। सबकी यही राय हुई कि मांग की रकम बहुत बड़ी है। एक जाल वाले की शादी में ही इतनी बड़ी रकम मांगी जाती है। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। तब वर पक्ष के मुखिया ने सविनय निवेदन किया, मालिक बुरा न माने, हम भी घाट वाले हैं, हमारा भी घटवार और कायदा कानून है। आपने जो रकम तय की है मैं उसका विरोध नहीं करता, फिर भी कहो कहो क्या बात है? अच्युतन यानी मुखिया ने कहा, पैसा भरने के लिए कहना आपके अधिकार की बात है, लेकिन वर पक्ष वालों से जरा बातें कर लेनी चाहिए थी। घटवार की ओर से एक भूल हो गई थी। जब यह बतलाया गया तब घटवार अप्रसन्न हो गया। उसने पूछा, अरे इसमें इतनी पूछताछ करने की क्या बात थी? अच्युतन ने अपनी बात छोड़ी नहीं। उसके घाट पर भी एक प्रभावशाली घटवार था। उसने कहा, हाँ पूछना ही चाहिए था। क्या पूछना चाहिए था? अच्युतन ने कहा, लगता है कि यह शादी करने का आपका विचार नहीं है। बात जरा बढ़ गई। घटवार ने बिगड़कर उसे फटकारा कि उस पर आरोप लगाया गया है। अच्युतन ने सफाई दी कि वर पक्ष के पास कितनी रकम है यह मालूम किए बिना ही इतनी रकम देनी है कहने का यही मतलब हो सकता है कि शादी ही ना हो। घटवार ने पूछा, अरे तुम लोग इतने गए गुजरे हो? अपना घटवार ना होने पर भी एक घटवार का आदर करने के भाव से उन लोगों ने उसकी डांट सह ली। फिर भी अच्युतन को कुछ कहना था। घटवार ने चेम्पन से पूछा, चेम्पा तुम अपनी बेटी को ऐसे ही आदमी को सौंप रहे हो जिसमें 75 रुपये भरने का सामर्थ्य नहीं है? स्त्रियों को यह प्रश्न अच्छा लगा। सबके मन में यही प्रश्न उठ रहा था। सबके मन में एक तरह का दर्द था कि भली लड़की को एक ऐसे आदमी के साथ भेजा जा रहा है जिसके न घर द्वार है न भाई बंधु।
सबने इसमें चेम्पन को कसूरवार ठहराया था। अब घटवार ने जब चेम्पन से जवाब तलब किया तब सबको अच्छा लगा। चेम्पन चुप था। अच्युतन ने कहा, बात ठीक है मालिक, कोई उपाय नहीं है, हम लोग उसके कोई नहीं हैं, एक ही घाट के रहने वाले हैं, बस इतना ही। इसीलिए कहा कि भरने की रकम के बारे में पहले पूछ लेना चाहिए था। अच्युतन ने पलनी के बारे में जो बातें सुनाई उन्हें सुनकर करतम्मा के प्रति स्त्रियों की सहानुभूति बढ़ गई। कुछ ने आपस में यहाँ तक कहा कि ऐसी शादी कराकर लड़की को विदा करने के बदले उसे समुद्र में डुबो देना अच्छा होगा। इतना होने पर भी घटवार ने अपनी बात नहीं छोड़ी। उसने कहा, अरे ठीक है, फिर भी पैसे भरने की बात लड़के की स्थिति देखकर ही होती है क्या? अच्युतन ने नकारात्मक जवाब दिया। घटवार ने आगे कहा, लड़की अच्छी है, उसे चाहते हो तो उसके लायक पैसा भी भरना होगा। वर पक्ष के पप्पू नामक एक आदमी ने धीमे स्वर में कुछ कहा। उसे घटवार की बातें पसंद नहीं आ रही थी। उसकी बर्दाश्त के बाहर जब बातें हो गई तब उसने कुछ कह दिया। घटवार ने बिगड़कर उससे पूछा, अरे तू क्या बक रहा है? उसने उस समय कुछ नहीं कहा। घटवार ने जोर डाला कि वह अपनी बात कहे। मन में जो बात थी आखिर उसे कह डालने का ही उसने निश्चय किया। हो सकता है कि यह कहने का उसने पहले ही निश्चय कर रखा हो और चाहता हो कि शादी ही ना हो। उसने एक चुनौती के तौर पर कहा, हाँ, लड़की के बारे में ज्यादा कुछ ना कहना ही अच्छा है। हैं? क्या कहा रे? वह यहाँ रहकर इस घाट को अपवित्र ना करे, इसी विचार से यह शादी कराई जा रही है ना। हमारा घाट नष्ट भ्रष्ट हो जाए या नहीं, इसकी आपको क्या परवाह है? फिर भी मामूली रिवाज से बढ़कर लड़का पैसा भी भरे, यह तो बड़ी विचित्र बात है। उसकी बातें सुनकर सब लोग चौंक गए। चक्की खड़ी खड़ी जहां की तहां गिर पड़ी। करतम्मा ने माँ को थाम लिया। उसके मुंह से निकला, माई रे माई। उसकी चिल्लाहट ने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। चक्की बेहोश हो गई थी। चेम्पन पागल की तरह इधर उधर दौड़ने लगा। उसको लगा कि पत्नी मर रही है और शादी भी रुक रही है। कुछ लोगों ने इस तरह बात करने वाले को दोषी ठहराया और उससे ऐसी बातें करने का उद्देश्य पूछा। उस समय उसका उस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत बतलाया गया, लेकिन बोलने वाले को लेश मात्र भी पश्चाताप नहीं था। वह बिल्कुल उदासीन था। उसने कहा, अरे मैं इस तट पर इसके पहले भी आया हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। इससे यह ध्वनि निकलती थी कि लड़की में कोई रहस्यपूर्ण भेद छिपा है, लेकिन उस समय किसी को भी वह रहस्य जानने की उत्सुकता नहीं थी। सबकी यही कोशिश थी कि किसी तरह उस आदमी का मुंह बंद कर दिया जाए। सब दूसरे घाट पर आए थे ना। अच्युतन ने गुस्सा दबाते हुए कहा, चुप भी हो। नल्लम्मा और काली दोनों चक्की की परिचर्या में लग गईं। जब वह होश में आई तब करतम्मा के गले में हाथ डालकर बिटिया मेरी कहती कहती फिर बेहोश हो गई। स्त्रियों ने करतम्मा को ढाढ़स बंधाया और चक्की की परिचर्या में लगी रहीं। जब चक्की को थोड़ा आराम हुआ तब चेम्पन ने पल्ली और अच्युतन को पास बुलाकर कहा कि वह उन्हें 75 रुपये देने के लिए तैयार है। उसे लेकर वे घटवार के कथनानुसार काम करें। इस तरह भरने के लिए रुपये लेकर पल्ली मंडप में आया। तब तक वहाँ का वातावरण भी शांत हो गया था। पप्पू की बातों की ओर किसी का ध्यान नहीं रहा। पैसा भरा गया। रिवाज के मुताबिक उसमें से एक हिस्सा घटवार ने लिया और बाकी चेम्पन को दिया गया। इतनी चकचक होने पर भी मुहूर्त का समय समाप्त नहीं हुआ था। शादी की प्रारंभिक रस्म पूरी हो गई। चक्की उठकर बैठने योग्य हो गई, लेकिन सिर में चक्कर आना बंद नहीं हुआ था। बैठते समय आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था और कान से सुनाई नहीं पड़ता था। अधिक समय तक वह बैठने में असमर्थ थी। लड़की मंडप में लाई गई। मूपन ने विधिवत शादी कराई। मंगलसूत्र बांधने और वधू को वस्त्र देने की विधि पूरी हुई। पल्ली का हाथ करतम्मा के हाथ में दिया गया। चेम्पन को लगा कि करतम्मा ने उस समय अपना हाथ कड़ा कर दिया और जरा पीछे खींच लिया। उसको लगा कि करतम्मा ने पल्ली का हाथ ठीक से पकड़ा भी नहीं। उस समय बेचारी करतम्मा के मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न हुए होंगे, यह कौन कह सकता है। जो जो करने को कहा गया वह एक यंत्र की तरह करती गई। औरतों ने चक्की को सहारा देकर मंडप में लाकर खड़ा किया। ठीक मुहूर्त के समय चक्की फिर बेहोश हो गई। कुछ औरतों ने इसे अशुभ माना। चक्की फिर होश में आ गई। लोगों ने सांत्वना दी कि पूरा आराम करने देने से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भोज का समय आ गया। उस समय फिर एक गड़बड़ी हुई। कुछ औरतें बिना खाना खाए ही चली गईं, क्योंकि उन्हें पल्ली की जाति के बारे में संतोष नहीं हुआ था। वर पक्ष का गड़बड़ी पैदा करने वाले पप्पू भी चला गया। लेकिन इन बातों से चेम्पन विचलित नहीं हुआ। उसने घटवार के पैर पकड़े और अपना दुखड़ा रोया कि चक्की गिर गई है। करतम्मा आज तक घर से कभी बाहर नहीं गई। अब उसे अकेले दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। ऐसी हालत में लड़की को उस दिन विदा ना किया जाए तो अच्छा होगा।
उसने आगे कहा, पलनी भी रह जाए तो ठीक होगा, करुतम्मा चली जाएगी तो बीमार का थोड़ा पानी औटा कर देने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। तुम्हारा कहना सब ठीक है चंपा, लेकिन वर पक्ष वाले यदि जोर दें कि शादी के बाद लड़की को ले ही जाएंगे तो मना कैसे किया जा सकता है? चंपन ने कहा, मालिक आप कहें तो वे लोग मान जाएंगे। घटवार ने हंसकर कहा, वे सब त्रिकनपुरा के हैं, धूर्त हैं सब, तुमने अभी देखी ही है उनकी धूर्तता। चंपन को घटवार की ही सहायता का भरोसा था। उसने सोचा कि घटवार कोशिश करें तो सब काम हो जाएगा। भोज के बाद पान सुपारी का वितरण हुआ। अच्युतन ने बारात को विदा करने की अभ्यर्थना की। करतम्मा माँ के पास बैठी थी। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। काम की भीड़ में चिंपन इधर उधर दौड़ रहा था। अच्युतन ने विदा करने की बात दोहराई। दोबारा जब बात उठाई गई तब चिंपन के लिए उपेक्षा करने का कोई रास्ता नहीं रहा। उस समय घटवार ने पूछा, क्यों जी, लड़की को आज ही ले जाना जरूरी है क्या? ऐसे सवाल की किसी को आशा नहीं थी। अच्युतन की समझ में यह नहीं आया कि तुरंत क्या उत्तर दे। घटवार जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था। अच्युतन ने पूछा, आप यह क्या पूछ रहे हैं? क्यों, शादी के बाद लड़की को छोड़ देना न्याय संगत होगा? घटवार को मालूम था कि उसका प्रश्न उचित नहीं है। लड़की को छोड़ जाने के लिए अधिकार पूर्वक नहीं कहा जा सकता था, इसलिए उसने उस घर की तात्कालिक परिस्थिति का वर्णन किया। वह बात उन लोगों को मालूम थी ही। घटवार ने पूछा, मैं पूछता हूँ कि माँ के जरा अच्छी होकर उठने के बाद लड़की को ले जाना काफी नहीं होगा? अच्युतन ने जवाब दिया कि लड़का ही उसका उत्तर दे सकता है। अपने तर्क की पुष्टि में घटवार ने कहा, लड़की को इसी समय ले जाना चाहिए, इस बात पर जोर देना आप लोगों के लिए ठीक भी नहीं है। अच्युतन ने पूछा, क्यों? लड़की को लिवा ले जाने के लिए एक स्त्री भी तो आप लोगों के साथ नहीं आई है? मुंह तोड़ जवाब के तौर पर अच्युतन ने पूछा, जिनके साथ ऐसी कोई स्त्री आने के लिए नहीं थी, ऐसे व्यक्ति को लड़के दी ही क्यों गई? अच्युतन चुप हो गया। वह बात तय करने का भार लड़के पर आया। अच्युतन ने उसी पर छोड़ दिया। घटवार ने सोचा कि पलनी विरोध नहीं करेगा। कुछ समय तक किसी ने कुछ नहीं कहा। तब अच्युतन ने देरी होने की बात कही। घटवार ने यह राय प्रकट की कि पलनी भी रह जाए तो अच्छा होगा। इसका भी किसी ने जवाब नहीं दिया। जवाब देना था पलनी को। अच्युतन ने पलनी से कहा, अरे तू क्या कह रहा है, हमें तो जाना है। पलनी हिचकिचाया। उसे मालूम नहीं हुआ कि क्या कहें। सब बातें वह सुन रहा था। वह किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सका था। जो भी हो, ऐसा नहीं मालूम होता था कि वह उन बातों से प्रभावित हुआ है। अच्युतन ने शिकायत की कि पलनी जैसे आदमी के काम में पड़ने से भले लोगों के साथ झगड़ना भी पड़ा। पलनी क्या कहेगा यह जानने के लिए चंपन आतुर हो रहा था। उसका विश्वास था कि पलनी सीधे स्वभाव का है, वह कोई जिद नहीं पकड़ेगा। ऐसे तो वह जहाँ रहे वहीं उसका घर है, इसीलिए वह साथियों को भेजकर रह जाएगा, ऐसा ही चंपन ने सोचा। अच्युतन ने फिर कहा, कुछ जवाब दो पलनी। पलनी ने अच्युतन की तरफ और दूसरों की तरफ देखा। कहीं से कोई संकेत नहीं मिला। उसने कहा, मैं लड़की को अभी ले जाना चाहता हूँ। चंपन को आश्चर्य हुआ। उसने ऐसे मुंह तोड़ जवाब की आशा नहीं की थी। छाती पीटते हुए उसने विनती की, बेटा उसकी माँ की स्थिति जरा देखो तब कहो। इस स्थिति से पलनी के दिल को कुछ हुआ कि नहीं कहा जा सकता। पलनी ने किसी संकेत की प्रतीक्षा में फिर अच्युतन की ओर देखा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। पलनी बोला, मैं लड़की को ले ही जाना चाहता हूँ। अब उसका दिमाग भी काम करने लगा और कई तर्क उसने पेश किए। यद्यपि उसके पास घर द्वार नहीं है, फिर भी एक घर बसाने के लिए ही उसने यह शादी की है। उसे एक नया जीवन शुरू करना है। शादी करके छोड़ जाने से उसका काम नहीं चलेगा। उसे कई काम शुरू करने के हैं और एक भी टालने लायक नहीं है, इसलिए वह लड़की को साथ ही ले जाना चाहता है। इतनी बातें पलनी कह सका, यह आश्चर्य की बात है। उसने देखा कि उसकी बातें साथियों को पसंद आई, लेकिन इसका असर चंपन पर क्या पड़ा इसका ख्याल नहीं किया जा सकता। चंपन ने दयनीय भाव से गिड़गिड़ा कर कहा, बेटा एक बच्ची को पाल कर बड़ी करने वाला व्यक्ति ही तुमसे कह रहा है, तुम भी एक पिता बनने वाले हो। पलनी अटल रहा। हो सकता है कि साथियों को बात मंजूर होती तो पलनी भी राजी हो जाता। हो सकता है कि अच्युतन का दिल भी पिघल गया हो, लेकिन उसने प्रकट नहीं किया। घटवार भी पिघल ही गया। उसे गुस्सा भी आया। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? वह तो किसी घर में पला हुआ है नहीं। माँ बाप की ममता वह क्या जाने। घर में ही आदमी मोह माया सीखता है। जो समुद्र तट पर पला हुआ है उसे ये गुण कहाँ से मिले होंगे? कुछ क्षण के बाद घटवार ने चंपन से कहा,
ऐसे आदमी को लड़की देने के लिए तुम ही दोषी ठहरते हो। चंपन ने कुछ नहीं कहा। घटवार का कहना उसे ठीक मालूम हुआ। जिस पल्ली को उसने पहले देखा था वह ऐसा निकलेगा, ऐसा उसने नहीं सोचा था। हो सकता है कि घर के वातावरण में ना पलने से उसमें यह कमी रह गई हो। भविष्य में कौन जाने क्या क्या होने जा रहा है। चंपन को भी लगा कि अपनी बेटी पल्ली को देकर उसने गलती की है। शादी के दिन ही यह बात प्रकट हो गई। पल्ली में मोह माया है ही नहीं, यह बात शुरू में ही स्पष्ट हो गई। अच्युतन ने एक उपाय सुझाया। अरे तू क्यों यह शाप अपने ऊपर ले रहा है? जाना तो लड़की को है, पहले उसी से पूछा जाए, उसी को कहने दिया जाए। यह सुझाव चंपन को पसंद आया। पल्ली को भी इससे संतोष हुआ। घटवार ने भी इसे ठीक समझा। उसने कहा, यह ठीक है, उसे ही कहने दो, लड़की को इधर बुलाओ। चंपन ने करुतम्मा को बुलाया। वह माँ के पास बैठी थी। रोते रोते भीगे हुए चेहरे सहित वह दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। घटवार ने उससे पूछा, अरे तू अपनी माँ को ऐसी स्थिति में छोड़कर जाने को तैयार है क्या? यहाँ तेरे बाप को भी पाव भर पानी औटा कर देने के लिए कोई नहीं है। शादी के बाद तो पति के साथ जाना ही धर्म है, फिर भी तू सोच कर तय कर। करतम्मा इसका क्या उत्तर देती कि किसी निश्चय पर पहुंचने की शक्ति उसमें नहीं थी। उसने अपने गांव से विदा ले ही ली थी। डर के साथ उसने भविष्य के बारे में सोचा। वह जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी गांव छोड़कर चली जाने के लिए तैयार थी। वह दिन भी आ गया, लेकिन उस दिन उसकी माँ भी अस्वस्थ हो गई। पिता की सेवा के लिए भी कोई नहीं था। करतम्मा रो पड़ी। कुछ बोलने की शक्ति उसमें नहीं थी। सब लोग उत्सुकतापूर्वक उसके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। घटवार ने कहा, बेचारी कैसे कोई जवाब देगी, फिर भी जवाब उसे देना ही है, उसी को बात तय करनी है। करतम्मा माँ के पास गई। वह उसके गले से गाल सटाकर फूट फूट कर रोने लगी। चक्की भी रो रही थी। करतम्मा ने माँ से बहुत कुछ पूछा, लेकिन माँ की समझ में कुछ नहीं आया। माँ ने पूछा, बिटिया तूने क्या पूछा? करतम्मा कुछ बोल नहीं सकी। सिसकते सिसकते वह इतना ही कह सकी कि मैं नहीं जाऊंगी अम्मा। एकाएक चक्की ने कहा, बिटिया मेरी तू ऐसा मत कह, तू जा, तू नहीं जाएगी तो। माँ वाक्य पूरा नहीं कर सकी। उसकी आंखों के सामने करतम्मा के ना जाने से क्या क्या हो सकता है उसका चित्र खिंच गया। भले ही एक बूंद पानी देने के लिए घर में कोई ना रहे, लेकिन वह बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगी। चक्की ने बेटी को जितनी जल्दी हो सके भेज देने का निश्चय किया। उसने कहा, बिटिया तू जाकर कह दे कि तू जाएगी। चक्की ने जबरदस्ती करतम्मा को अपने शरीर से अलग कर दिया और डांटते हुए कहकर उसे जाने के लिए बाध्य कर दिया। क्यों रे, तू उस मुसलमान छोकरे को छोड़कर जाना नहीं चाहती क्या? माँ की फटकार सुनते ही करतम्मा में न जाने कैसे शक्ति आ गई। उसने दरवाजे पर जाकर कहा, मैं जाऊंगी। बात को माँ बेटी दोनों एक गाढ़े आलिंगन में बंध गईं। दोनों का हृदय फट रहा था। करतम्मा ने चंपन के पैर पर गिरकर दोनों हाथ से उसके पैर पकड़ लिए। चंपन पैर झाड़ कर मुँह फेर कर खड़ा हो गया। कुछ समय वैसे ही पड़ी रहने के बाद करतम्मा उठी। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और सब बातें याद रखने को कहा। पल्ली ने विदा मांगी, लेकिन चंपन ने कुछ नहीं कहा। चंपन परेशान नहीं दिख रहा था, वह रोता भी नहीं था। उसका भाव पूरा बदल गया था। चेहरा लाल हो उठा था और रौद्र रूप में परिणत हो गया था। 10-15 लोग आगे आगे और करतम्मा पीछे पीछे, इस तरह सब लोग आगे बढ़े। बेटी को विदा होते देखने के लिए माँ ने हाथ के सहारे सिर उठाकर देखा, लेकिन उसका सिर नीचे लुढ़क गया। नल्लम्मा ने आंसू बहाते हुए चक्की का सिर थाम लिया। होठों को दांत से काटते हुए चंपन गरज उठा, वह मेरी बेटी नहीं है। रोती हुई पंचमी चिल्ला उठी, दीदिया ओ दीदिया। चक्की के पास नल्लम्मा और काली थी। करतम्मा अपनी भावी जीवन की ओर अग्रसर होती हुई रो रही थी। वह भावी जीवन कैसा होगा? खतरों से बचकर ही वह जा रही थी क्या? उसके लिए किसी ने प्रार्थना नहीं की। उसने स्वयं कोई प्रार्थना नहीं की। शायद परी उसके लिए प्रार्थना कर रहा होगा। इस तरह उस तट पर से वहाँ चिरपरिचित करतम्मा विदा हो गई। क्या आगे भी परी के गाने का स्वर वहाँ गूंजेगा? शायद गूंजेगा, लेकिन सुनने वाली नहीं रहेगी। 10वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।